आज हम देखेंगे गुप्ता एज का टॉपिक, जिसे हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुप्ता पीरियड ने इंडिया की हर फील्ड में, चाहे वो आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, लिटरेचर हो, साइंस हो या मैथमेटिक्स, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करी है। ये पीरियड लगभग 320 एडी से 550 एडी तक चला था, और इंडियन हिस्ट्री में इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अब सबसे पहले देखते हैं गुप्ता एज को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। गुप्ता एज को गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में इंडिया ने हर फील्ड में एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स हासिल करी थी। ये पीरियड पोस्ट मॉडर्न फ्रेगमेंटेशन के बाद का पीरियड है। जब मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था तो इंडिया काफ़ी फ्रेगमेंटेड हो गया था, और एक बड़े यूनाइटेड मॉडर्न एम्पायर की जगह मल्टीपल स्मॉल किंगडम्स उभर आए थे, और इससे रीजन में काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी और कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। इस सिचुएशन में गुप्ता रूलर्स ने एक पावरफुल सेंट्रलाइज्ड एम्पायर एस्टैब्लिश किया था, जिसका बेस था मगध रीजन। मगध, जो कि आज का बिहार है, ये मॉडर्न एम्पायर और उसके बाद गुप्ता एम्पायर का टेरिटोरियल बेस बना। गुप्ता रूलर्स ने इस मगध रीजन से अपनी पावर कंसोलिडेट करी थी और ग्रेजुअली पूरे नॉर्थ इंडिया पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था। इस ट्रांजिशन ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल एवोल्यूशन को पॉसिबल बनाया था, जो कि गुप्ता एज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखते हैं गुप्ता हिस्ट्री के सोर्सेस क्या हैं। गुप्ता पीरियड के बारे में हमारी नॉलेज कई सोर्सेस से आती है। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति, जो समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट हरिसेना ने लिखी थी। ये इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद के पिलर पर एनग्रेव्ड है, और इसमें समुद्रगुप्ता के मिलिट्री कैंपेन्स और अचीवमेंट्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है। इसके अलावा पुरानास भी इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है, जो गुप्ता रूलर्स की अचीवमेंट्स बताता है। साथ ही में चाइनीज बुद्धिस्ट मंक फाहे ने चंद्रगुप्ता II की रेन में इंडिया में विजिट किया था अराउंड 399 टू 414 एडी, और उसकी राइटिंग्स गुप्ता पीरियड की सोशल, रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है। इसके अलावा गुप्ता पीरियड के टाइम के कॉइन्स, स्पेशली गोल्ड दिनार्स, गुप्ता रूल की प्रॉस्पेरिटी और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। साथ ही मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्ता II की अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन गुप्ता पीरियड के एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स शो करता है। और बाकी कई सारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जैसे टेम्पल्स, स्कल्पचर्स और केव्स भी गुप्ता सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करते हैं। आप देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी का ओरिजिन। गुप्ता डायनेस्टी के जो अर्ली रूलर्स थे, इनमें मेनली दो आते हैं, श्रीगुप्ता और उसका बेटा घटोत्कच। श्रीगुप्ता ने लगभग 240 से 280 एडी तक रूल किया था। उसके बाद उनका बेटा घटोत्कच ने 280 से 319 एडी तक रूल किया था। ऐसा माना जाता है कि गुप्ता रूलर्स वैश्यास थे, लेकिन क्योंकि यूजुअली रूल करना क्षत्रियस का काम होता है, इसलिए ब्राह्मण्स ने गुप्ता डायनेस्टी के रूल को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने के लिए उन्हें क्षत्रियस डिक्लेयर किया था। श्रीगुप्ता से गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, और श्रीगुप्ता और इनके बेटे घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त जैसे रूलर्स आए थे। अब देखते हैं चंद्रगुप्त I को। चंद्रगुप्त I, जिसने 319 टू 335 एडी तक रूल किया था, इसको गुप्ता एम्पायर का रियल फाउंडर माना जाता है। चंद्रगुप्त I ने महाराज अधिराज का प्रेस्टिजियस टाइटल अडॉप्ट किया था, जिसका मतलब है ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। ये टाइटल क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो गुप्ता एम्पायर का एक पावरफुल एम्परर बन गया था। चंद्रगुप्त I ने गुप्ता एम्पायर को एक्सपैंड करना और साथ में ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए मैरिज अलायंसेस का भी यूज किया था। चंद्रगुप्त I ने लिच्छावी किंगडम के साथ मैरिज अलायंस बनाया था, इसके राजा की बेटी के साथ शादी करके। लिच्छावी अलायंस की वजह से उससे मगध के रीजन को कंसोलिडेट करने में बहुत हेल्प मिली थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त I ने गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए थे, जिस पर उसकी और उसकी क्वीन कुमारा देवी की जॉइंट फिगर्स प्रेजेंट थी। ये कॉइन्स गुप्ता लिच्छावी अलायंस को सेलिब्रेट करते थे, और गुप्ता एम्पायर में चंद्रगुप्त I की इंपीरियल अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने का एक सिंबॉलिक जेस्चर था। साथ ही में चंद्रगुप्त I ने पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी थी, जिसको उसके सक्सेसर्स ने यूज किया था एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए। अब देखते हैं समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त, जिसने 335 टू 375 एडी तक रूल किया था, ये चंद्रगुप्त I का बेटा था और गुप्ता एम्पायर के सबसे पावरफुल मिलिट्री रूलर था। चंद्रगुप्त I को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, उसके रिमार्केबल मिलिट्री कैंपेन्स की वजह से। चंद्रगुप्त ने अपनी रेन के दौरान कई सारे कॉन्क्वेस्ट करी और गुप्ता एम्पायर को एक्सपैंड किया, और समुद्रगुप्त की ये कॉन्क्वेस्ट का डिटेल्ड अकाउंट इलाहाबाद प्रशस्ति पर प्रेजेंट है। अगर हम समुद्रगुप्त के मिलिट्री कैंपेन्स को देखें तो उसके मिलिट्री कैंपेन्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आर्यव्रत कैंपेन या नॉर्दर्न कॉन्क्वेस्ट्स। इसमें उसने नॉर्दर्न इंडिया के कई रूलर्स को डिफीट किया था और नॉर्दर्न इंडिया में गुप्ता एम्पायर को एक्सपैंड किया था। दूसरा है दक्षिण पथ कैंपेन या सदर्न एक्सपेंशन। समुद्रगुप्त ने साउथ इंडिया में भी कई रूलर्स को डिफीट किया था, लेकिन अनलाइक नॉर्थ इंडिया, समुद्रगुप्त ने इन रूलर्स की टेरिटरीज को गुप्ता एम्पायर के अंडर ज्वाइन नहीं किया था। इंस्टेड समुद्रगुप्त ने इन साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए सब्जुकेशन की पॉलिसी का यूज किया था, जिसमें इन साउथ इंडियन किंगडम्स ने गुप्ता एम्पायर की सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट किया था, और इन किंगडम्स ने समुद्रगुप्त को ट्रिब्यूट्स दिए थे, और इन रिटर्न इन किंगडम्स को समुद्रगुप्त ने इंडिपेंडेंटली रूल करने की परमिशन दी थी। समुद्रगुप्त ने इन किंगडम्स पर एक तरह का
इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस मेंटेन करके रखा हुआ था। और ये स्ट्रैटेजी इसलिए अपनाई थी क्योंकि इतने बड़े रीजन को इफेक्टिवली एक सेंट्रल पॉइंट से एडमिनिस्टर करना पॉसिबल नहीं था। नॉर्थ और साउथ इंडिया के अलावा समुद्रगुप्त ने फॉरेस्ट किंगडम्स को भी कॉन्कर किया था जो सेंट्रल इंडिया में थे और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते थे। एक बात यहाँ नोटिस करने वाली यह है कि समुद्रगुप्त बस मिलिट्री कमांडर ही नहीं था, वो एक म्यूजिशियन और पोएट भी था। समुद्रगुप्त की सितार प्ले करते हुए डिपिक्शन हमें कॉइन्स पर देखने को मिलती है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त टू को। चंद्रगुप्त टू जो 376 to 415 AD तक रूल करता था, इसको विक्रमादित्य का नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्रगुप्त के बाद आया और इसने गुप्ता एम्पायर को फर्दर एक्सपैंड किया और इसके टाइम पर गुप्ता एम्पायर अपनी पीक पर था। चंद्रगुप्त टू की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वेस्ट इंडिया में, जहां इसने शाका क्षत्रापास को डिफीट किया और गुजरात और मालवा को एनेक्स किया था। ये वेस्ट इंडिया की कॉन्क्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इससे गुप्तास को वेस्टर्न पोर्ट्स तक का एक्सेस मिल गया था और इन वेस्टर्न पोर्ट से गुप्ताज अब वेस्ट एशिया के साथ में सी के थ्रू ट्रेड कर सकते थे। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के अलावा चंद्रगुप्त टू ने वकातकास के साथ, जो कि डेक्कन के रीजन में रूल करते थे, इनके साथ मैरिज अलायंस भी किया था, जहां चंद्रगुप्त टू ने अपनी बेटी प्रभावती की वकातका प्रिंस रुद्रसेना टू से शादी करवाई थी। फिर जब रुद्रसेना टू की डेथ हुई थी तो प्रभावती वकातका किंगडम की रूलर बनी और इनडायरेक्टली चंद्रगुप्त टू को वकातका किंगडम पर भी कंट्रोल मिल गया था। चंद्रगुप्त टू की रेन में आर्ट और लिटरेचर काफी ज्यादा फ्लरिश किए थे। हमें चंद्रगुप्त टू के टाइम के डिटेल्स मिले हैं चाइनीज पिलग्रिम फाहियान के अकाउंट से, जिन्होंने इस टाइम पर इंडिया में विजिट किया था। फाहियान के अकाउंट में चंद्रगुप्त के रूल को लेकर काफी फेवरेबल बातें करी गई हैं। इनके टाइम की करेंसी को देखें तो चंद्रगुप्त टू ने हाई क्वालिटी गोल्ड और सिल्वर कॉइनेज भी इशू किए थे। ओवरऑल चंद्रगुप्त टू के टाइम को हम गुप्ता पीरियड की गोल्डन एज भी बोल सकते हैं, जहां हमें पीस, प्रॉस्पेरिटी और एक स्ट्रॉन्ग किंगडम देखने को मिला। अब देखते हैं कुमारगुप्त वन को। कुमारगुप्त वन जो 1415 से 1455 AD तक रूल करता था, इसने अपने 40 साल के लॉन्ग रेन में एक बड़े गुप्ता एम्पायर को सक्सेसफुली मेंटेन किया था। उसकी सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन थी नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन और इसका एक्सपेंशन। नालंदा वर्ल्ड की सबसे पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी और यहाँ बुद्धिस्ट और सेक्युलर एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती थी। नालंदा में 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे जो डिफरेंट कंट्री से आते थे। नाउ कुमारगुप्ता को पुष्यमित्रा के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़े थे। ये इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस थे जो एम्पायर की स्टेबिलिटी को थ्रेटन कर रहे थे। ओवरऑल कुमारगुप्ता की रेन में एम्पायर स्टेबल था, लेकिन इस टाइम पर कई सारे एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस आने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से फ्यूचर में गुप्ता पीरियड का हमें डिक्लाइन देखने को मिला। अब देखते हैं स्कंदगुप्ता को। स्कंदगुप्ता जो 455 से 467 AD तक रूल किया था, इसने इंक्रीजिंग एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस को फेस कर रहे गुप्ता एम्पायर को बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए थे। उसकी रेन का मेन चैलेंज था हुना इन्वेजन। हुनास सेंट्रल एशिया की ट्राइब्स थी जो तोरामना और मिहिरा कुला की लीडरशिप में इंडिया पर अटैक कर रहे थे। स्कंदगुप्ता ने इनिशियली इन्हें सक्सेसफुली रिपेल किया था, लेकिन ये वॉर्स बहुत कॉस्टली थी। हुनास के इन अटैक्स की वजह से मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत इंक्रीज हो गया था गुप्तास का, जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर के फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे थे। अपार्ट फ्रॉम इट, इस पीरियड में हमें गुप्ता एम्पायर में इकोनॉमिक स्ट्रेस के क्लियर साइंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड कॉइन्स की प्योरिटी डिक्रीज होना एक्सेट्रा। साथ ही में एम्पायर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी शुरू हो गई थी। स्कंदगुप्ता के बाद गुप्ता एम्पायर रैपिडली डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। अब देखते हैं लेटर गुप्ता पीरियड को। स्कंदगुप्ता के बाद जो रूलर्स आए थे, जैसे पुरुगुप्ता, कुमारगुप्ता टू, बुद्धगुप्ता, नरसिम्हागुप्ता, इनके टाइम में एम्पायर का इंटरनल डिसइंटीग्रेशन हो गया था। इस टाइम पर किंग की सेंट्रल अथॉरिटी ड्रास्टिकली वीक हो गई थी और जो रीजनल इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जैसे कि फ्यूडल लॉर्ड्स, ये पावरफुल होने लगे थे और ये इंडिपेंडेंट रूलर्स बन गए थे। इस वजह से गुप्ता एम्पायर फ्रेगमेंटेड हो गया था और कई सारे रीजनल किंगडम्स में डिवाइड हो गया था। बाय 550 AD गुप्ता एम्पायर प्रैक्टिकली फिनिश हो गया था और विष्णुगुप्ता लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। अब देखते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था जो मोनार्की पर बेस्ड था, यानी कि एक किंग होगा जिसके पास सारी पावर्स होंगी। गुप्ता एम्पायर में जो ये किंग होता था वो कई सारे टाइटल्स का यूज करता था, जैसे कि महाराज, अधिराज एक्सेट्रा। ये सभी टाइटल्स इन रूलर्स की सुप्रीम अथॉरिटी को रिफ्लेक्ट करते थे। नाउ ऑल्दो रूलर्स के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती थी, लेकिन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता था। यहाँ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स में आते थे महादंडनायका जो जुडिशियल और मिलिट्री ऑफिसर होते थे, संधि विग्राहिका जो मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर होते थे, महासेनापति जो कमांडर इन चीफ होता था, और कुमार अमात्य जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे। जहां तक प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो गुप्ता एम्पायर बुक्तीज यानी प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिन्हें उपारिकास यानी गवर्नर्स एडमिनिस्टर करते थे। और ये बुक्तीज या प्रोविंसेस विषायास यानी डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होते थे, जिन्हें विषायापतिस मैनेज करते थे। और एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी यूनिट होती थी विलेजेस या ग्राम्स, जिन्हें ग्राम अध्यक्षास देखते थे। अपार्ट फ्रॉम इट, जो एम्पायर का रेवेन्यू होता था वो कई सारे टैक्सेस से आता था, जिनमें आते थे भागा यानी लैंड रेवेन्यू, भोगा करा और विश्ती यानी फोर्स लेबर।
इसके अलावा गुप्ता पीरियड में ब्राह्मण्स और ऑफिशियल्स को लैंड भी ट्रांसफर किया जाता था एज अ गिफ्ट या रिवॉर्ड, और इसी लैंड ग्रांट की वजह से हमें फ्यूडलिज्म की इमर्जेंस देखने को मिली, जो कि आगे जाके गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन का रीजन बनी, क्योंकि इन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स ने आगे जाके अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया और अपने किंगडम्स को एस्टैब्लिश किया। अब देखते हैं गुप्ता एम्पायर की सोसाइटी को। गुप्ता पीरियड में वर्ना सिस्टम का रिजिडिफिकेशन हो गया था। इसका मतलब है कि कास्ट सिस्टम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था ये और भी स्ट्रिक्ट हो गया था, और रिजल्टेंटली हमें सोसाइटी में इंक्रीजिंग डिवीजन या फिर स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिला। साथ ही में इस पीरियड में वैश्यास की सोशल स्टैंडिंग डिक्लाइन हो गई थी, और जिन लोगों को लैंड की ग्रांट्स मिल गई थी वो नए एलिट्स बन के इवॉल्व हुए और गुप्ता सोसाइटी में उनकी पावरफुल पोजीशन हो गई थी। साथ ही हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस का सिस्टम भी इस पीरियड में इमर्ज हो गया था, जिसमें जो ऑक्यूपेशन फादर का था वही ऑक्यूपेशन सन का भी होगा। अपार्ट फ्रॉम इट, इस टाइम में सोसाइटी में ब्राह्मण्स का डोमिनेशन बहुत इंक्रीज हो गया था। जो ब्राह्मण्स और क्षत्रियस थे जो कि अपर कास्ट में आते थे, इनको कई सारे सोशल प्रिविलेजेस मिलते थे, और वहीं दूसरी तरफ अनटचेबल्स की कंडीशन और भी मिजरेबल हो गई थी। जहां तक वुमेन की पोजीशन की बात है तो वुमेन की पोजीशन काफी कॉम्प्लेक्स और वेरिड थी। एक तरफ रॉयल वुमेन पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज करती थी, जैसे वकातका क्वीन प्रभावती गुप्ता, लेकिन दूसरी तरफ ओवरऑल सोसाइटी में पेट्रियार्कल नॉर्म्स इंक्रीज हो रहे थे। इनफैक्ट हमें ईरान इंस्क्रिप्शन में सती की प्रैक्टिस का एविडेंस भी मिलता है। इस पेट्रियार्कल सेटअप में वुमेन की एजुकेशन और इंडिपेंडेंस लार्जली रिस्ट्रिक्टेड थी। इसके अलावा सोसाइटी में स्लेवरी और फोर्स लेबर एक्सिस्ट करता था। साथ ही में अर्बन सेंटर्स और टाउन्स का भी ग्रोथ हुआ था। अब देखते हैं गुप्ता पीरियड की इकोनॉमी को। गुप्ता इकोनॉमी प्राइमरीली एग्रीकल्चर बेस्ड थी, और एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए इस पीरियड में इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, जहां टैंक्स, वेल्स और कैनाल्स बनाए गए थे। इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इंटरनल ट्रेड रूट्स और कारवान नेटवर्क फ्लरिश कर रहे थे। इस पीरियड में गिल्ड्स या फिर श्रेणीज और मर्चेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल था ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन जो एक्सटर्नल ट्रेड था, स्पेशली रोमन एम्पायर के साथ, जो कि मॉडर्न पीरियड और पोस्ट मॉडर्न पीरियड में काफी फ्लरिश कर रहा था, वो गुप्ता पीरियड में डिक्लाइन कर रहा था। गुप्ता पीरियड की प्राइमरी करेंसी गोल्ड कॉइन्स थी, लेकिन साथ में सिल्वर और कॉपर कॉइन्स का सर्कुलेशन भी हमें देखने को मिला। लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन होने लगा, वैसे ही हमें गोल्ड कॉइन्स की प्योरिटी में ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिला, जो कि गुप्ता पीरियड की डिक्लाइनिंग इकोनॉमी को इंडिकेट करता है। लेकिन ओवरऑल गुप्ता इकोनॉमी काफी प्रॉस्परस थी। अब देखते हैं रिलीजन को। गुप्ता पीरियड में ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हुआ था। गुप्ता रूलर्स ने वैष्णविज्म और शैविज्म को पैट्रोनेज दिया था, और ये दोनों ही ब्राह्मणिज्म के अंडर सेक्ट्स थे। ब्राह्मणिज्म की ग्रोथ के साथ हमें टेम्पल बेस्ड वर्शिप में ग्रोथ भी देखने को मिली थी। ब्राह्मणिज्म के अलावा जहां तक बुद्धिज्म की बात है तो बुद्धिज्म स्पेशली महायाना ट्रेडिशन इस पीरियड में कंटिन्यू कर रहा था, और कई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज जैसे कि नालंदा ये बुद्धिज्म का इंपॉर्टेंट सेंटर बन गई थी। ऑल्दो बुद्धिज्म इस पीरियड में थ्राइव कर रहा था, लेकिन बुद्धिज्म को ब्राह्मणिज्म की तरह गुप्ता डायनेस्टी से रॉयल पैट्रोनेज ज्यादा नहीं मिल रही थी। बुद्धिज्म के अलावा जैनिज्म भी गुप्ता एम्पायर में थ्राइव कर रहा था, और जैनिज्म हमें मेनली वेस्टर्न इंडिया के रीजन में देखने को मिला। सो ओवरऑल एक सेंस ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस हमें गुप्ता पीरियड में देखने को मिली, जहां कई सारे रिलीजन्स एक साथ एग्जिस्ट करते थे। अब देखते हैं एजुकेशन को। गुप्ता पीरियड में संस्कृत एजुकेशन फ्लरिश कर रही थी, और एजुकेशन सेंटर्स को देखें तो ब्राह्मणिकल गुरुकुल सिस्टम, जहां गुरु शिष्य का ट्रेडिशन था, ये गुरुकुल सिस्टम ही एजुकेशन का मेन मीडियम था। इसमें स्टूडेंट्स गुरु के साथ रहते थे और कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन रिसीव करते थे। इस पीरियड में नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट और सेक्युलर एजुकेशन का मेजर सेंटर था। यहाँ 64 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, इंक्लूडिंग ग्रामर, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, लॉजिक और मेडिसिन। सो नालंदा में जो एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती थी वो काफी होलिस्टिक होती थी, जो स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट कवर करती थी। साथ ही में स्टूडेंट्स के बीच रीजनिंग और रैशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए डिबेट और डायलॉग एनकरेज किया जाता था। जहां तक नालंदा में एडमिशन की बात है तो यहाँ मेरिट बेस्ड एडमिशन होता था। अब देखते हैं लिटरेचर को। गुप्ता पीरियड में क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर अपने पीक पर पहुंची थी। संस्कृत ऑथर्स और राइटर्स में से सबसे फेमस था कालिदास, और कालिदास के इंपॉर्टेंट वर्क्स में आते थे मेघदत्ता, रघुवंशा, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवा, मालविका अग्निमित्रा और विक्रम उर्वशी। इसके अलावा एक और संस्कृत स्कॉलर विशाखा दत्ता ने मुद्रा रक्षसा और देवी चंद्रगुप्तम लिखी थी। इस पीरियड में रिलीजियस टेक्स्ट जैसे पुराणास का कंपाइलेशन हुआ था, धर्मशास्त्रास को रिवाइज किया गया था और पुराणिक लिटरेचर एक्सपैंड हुई थी। साथ ही में इस पीरियड में साइंटिफिक टेक्स्ट भी लिखे गए थे। अब देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। गुप्ता पीरियड में मैथमेटिक्स में रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई थी। इस पीरियड में जीरो का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ था और डेसिमल सिस्टम डेवलप हुआ था। आर्यभट्ट का आर्यभट्टिया रिवोल्यूशनरी वर्क था, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, अर्थ की रोटेशन और इक्लिप्स का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया गया था। आर्यभट्ट ने पाई की कैलकुलेशन भी करी थी। साथ ही में वाराह मिहिरा ने बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका लिखी थी, जो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और नेचुरल साइंसेस पर थे। साथ ही मेटोलॉजी में भी एडवांसेस हुए थे, जैसे कि मेहरौली आयरन पिलर, जो रस्ट रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आयुर्वेदा और मेडिसिन में सुश्रुता और चरक ट्रेडिशंस कंटिन्यू कर रहे थे। ओवरऑल इस पीरियड की साइंटिफिक अचीवमेंट आउटस्टैंडिंग थी,
और इन्होंने लेटर सिविलाइजेशंस को इन्फ्लुएंस किया था। अब देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। गुप्ता पीरियड में नगारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर इमर्ज हुआ था, जो कि मेनली नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट हुआ था। इसके अलावा स्कल्पचर ट्रेडिशंस सारनाथ और मथुरा में फ्लरिश कर रहे थे, जहां आइडियलाइज्ड फॉर्म्स, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस और बुद्धा इमेजेस प्राइमरीली बनाए जा रहे थे। साथ ही में केव आर्किटेक्चर भी डेवलप हुआ था, जहां हमें अजंता केव्स का लेटर फेज देखने को मिलता है, जो कि गुप्ता पीरियड को बिलोंग करता है। बाग केव्स की पेंटिंग्स भी गुप्ता पीरियड को बिलोंग करती है। अब देखते हैं गुप्ता पीरियड के कॉइन्स को। गुप्ता पीरियड के अर्ली फेज में गोल्ड दिनार्स के कॉइन्स इशू किए गए थे, जो कि हाई प्योरिटी के थे। इन कॉइन्स पर डिफरेंट आइकॉनिक सिंबल्स बने होते थे, जैसे कि आर्चर टाइप, जिसमें समुद्रगुप्त को बो होल्ड करते हुए दिखाया गया है, लिरिसिस्ट, जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा प्ले करते हुए दिखाया गया है, एक्सेट्रा। इन कॉइन्स पर किंग्स के अलावा गॉड्स जैसे कि लक्ष्मी और गंगा की डिपिक्शन भी दिखाई देती है। गोल्ड कॉइन्स के अलावा हमें सिल्वर, कॉपर और लेड कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं। सिल्वर कॉइन्स शाका सत्रापा स्टाइल से इंस्पायर्ड थे। लेटर गुप्तास के टाइम इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से गोल्ड कॉइन्स में गोल्ड कंटेंट का डिक्लाइन हमें देखने को मिला। अब देखते हैं फॉरेन कॉन्टैक्ट्स को। गुप्ता पीरियड में डिप्लोमेटिक और कमर्शियल रिलेशन थे सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ, लेकिन मेडिटेरेनियन वर्ल्ड के साथ और स्पेशली रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड रिड्यूस हो गया था अर्लियर टाइम्स की तुलना में। साथ ही में चाइनीज स्कॉलर फाहेन के अकाउंट से हमें गुप्ता पीरियड की इंडियन सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, क्राइम एंड पनिशमेंट, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज और कास्ट प्रैक्टिसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देखते हैं गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन को। गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन के मल्टीपल रीजंस थे। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट था हुना इन्वेजन, टोरामना और मिहिरा कुला के द्वारा, जो एम्पायर को मिलिटरीली और इकोनॉमिकली वीकन कर रहे थे। दूसरा रीजन है कि सेंट्रल अथॉरिटी वीकन हो गई थी ड्यू टू राइज ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। इन फ्यूडल लॉर्ड्स ने आगे जाकर अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया था। तीसरा रीजन है टेरिटरी का ओवर एक्सटेंशन। गुप्ता एम्पायर इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि इसे एडमिनिस्टर करना डिफिकल्ट हो गया था। चौथा रीजन डिक्लाइन का था, डिक्लाइन इन ट्रेड, स्पेशली विद रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर से इंडिया को काफी वेल्थ आती थी और इस एक्सटर्नल ट्रेड के डिक्लाइन का इम्पैक्ट हमें गुप्ता पीरियड की ओवरऑल इकोनॉमी पर देखने को मिला। बाय 550 AD गुप्ता एम्पायर का एरा कंप्लीटली एंड हो गया था। अब देखते हैं गुप्ता एज की लेगेसी को। गुप्ता एज ने इंडिया को ट्रेमेंडस लेगेसी दी है। इस पीरियड में क्लासिकल संस्कृत का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ था और साथ ही हिंदू रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस का कंसोलिडेशन भी हुआ था, जिसका इन्फ्लुएंस हमें आज की सोसाइटी पर भी दिखाई देता है। इसके अलावा साइंस और मैथमेटिक्स में जो एडवांसमेंट्स हुई थी, जैसे कि जीरो डेसिमल सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी, इन्होंने लेटर सिविलाइजेशंस को डीपली इन्फ्लुएंस किया था। साथ ही इस पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर में फाउंडेशनल डेवलपमेंट्स हुई थी, जो फ्यूचर इंडियन आर्किटेक्चर का बेसिस बना था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस टाइम पर नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ था, जो कि नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ था। इसके अलावा गुप्ता पीरियड की स्कल्पचर और पेंटिंग्स में आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स आउटस्टैंडिंग थी। ओवरऑल गुप्ता एज को गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में पॉलिटिक्स, कल्चर, इकोनॉमिक्स और इंटेलेक्चुअल परसुएट्स सभी में अचीवमेंट्स आउटस्टैंडिंग थी। ये पीरियड इंडियन सिविलाइजेशन का पीक था और इसका इन्फ्लुएंस हमें आज भी फील होता है। सो ये था गुप्ता एज का टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।